निरंजन जी, आपका आकलन भी चाहूंगी। रेल से लेकर होम मिनिस्ट्री तक और हेल्थ मिनिस्ट्री तक सभी अपने अहम वजीरों को दिया गया है। सवाल उठना तो लाजमी था, क्योंकि जब से हलफ बर्दारी हुई थी उसके बाद से सबकी नजर इसी पर थी कि किन किन को शामिल किया जाएगा और क्या क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। और खास करके जिक्र क्योंकि जेडीयू और टीडीपी का इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सहारे ही ये सरकार चल पाएगी। साहिबा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जवाब दीजिए। हाँ, देखिए साहिबा जी, जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव परिणाम आया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से लगभग 30-32-33 सीटें कम हुई, वैसे ही आपने देखा होगा किस तरीके से एक देश के अंदर एक वातावरण का निर्माण किया गया है। यूं कहें कि एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे अब हमारी सरकार, और इसके अंदर केवल हमारे देश के अंदर ही नहीं, हमारे देश के बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज से बड़े खुश थे कि अब भारत की राजनीति कहीं ना कहीं अस्थिरता की दौर में चलेगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन जिन्होंने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, चाहे बिहार के अंदर, चाहे तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के अंदर, चाहे महाराष्ट्र के अंदर, और जिस तरीके से गठबंधन ने अब सरकार बनाई, उस समय भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा, तमाम न्यूज एजेंसियों के द्वारा या तमाम राजनीतिक पंडितों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ऐसे सिर फुटबॉल हो रही है, वैसे सिर फुटबॉल हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा जब एनडीए की मीटिंग हुई और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुना गया, नीतीश जी का वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक समर्पण भाव, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका एक विशेष व्यवहार आपको नजर आया होगा। और चंद्रबाबू नायडू भी वहां पे कदाचित भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन देते हुए दिखाई दिए, और तमाम लोग मिलकर के, और ये कैबिनेट का गठन हुआ। उस टाइम ये चर्चाएं चल रही थी कि टीडीपी तीन कैबिनेट मांग रही है, फलानी चीज मांग रही है, नीतीश बाबू इस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं, इन चीजों की चर्चाएं चल रही है, उस चीजों की चर्चाएं चल रही है। लेकिन जैसे ही कैबिनेट का गठन हुआ और उसके बाद में कल जैसे पोर्टफोलियो यानी कि जो विभागों का बंटवारा हुआ, उसके बाद में सारी संभावनाओं के ऊपर एक विराम लग गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एक नकारात्मक राजनीति के पुरोधा आज की तारीख में बने हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि उसने ऐसे कर दिया और वो ऐसे हो गई होगी और वो वैसे हो गई होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसको देख करके साहिबा जी ऐसा लग रहा है कि चाय से ज्यादा चाय की कीतली गर्म है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जो पक्षकार है उनको कोई परेशानी नहीं, नीतीश कुमार जी को कोई परेशानी नहीं, नायडू बाबू को कोई परेशानी नहीं, चिराग बाबू को कोई परेशानी नहीं, लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के बड़े जिसको कहते हैं व्यथित और उग्र हो रहे हैं कि वो पंचायती राज में ही कैसे मान गए, वो फलाने मंत्रालय में कैसे मान गए, वो एक मंत्रालय में कैसे मान गए, उनको एक क्यों दे दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये मानना है कि विपक्ष जो होता है उसको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए 100% रूप में। और वो विपक्ष की भूमिका ये होती है कि जहां पे सरकार कोई त्रुटि करती है या सरकार कोई कमी रखती है तो उस कमी को टाइट करके ले और जनता के पक्ष में सरकार से फैसले करवाए। लेकिन अगर सरकार निर्माण के दौरान ही जिस तरीके से ये चर्चाएं चल रही हैं और मतलब एक आप ये मान के चलिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करकरा करके अस्थिरता को जन्म दे दिया जाए, तो मेरा ये मानना है कि सारी की सारी चीजें आज की तारीख में पब्लिक डोमेन में है और इन चीजों को हर व्यक्ति एक बारीक नजर लगा करके देख रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज की तारीख में जिस तरीके से एनडीए की सरकार गठित हुई और पोर्टफोलियो बटे और उसके बाद में भी जो आपस में सामंजस्य दिखाई दे रहा है, हालांकि सुनने में आ रहा है कि उधर डीके शिव कुमार टीडीपी अध्यक्ष यानी कि चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर रहे हैं, इधर नीतीश कुमार से भी कुछ अपोजिशन के नेता मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, हालांकि ये चीज देखनी है कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा यानी कि जिस दिन बहुमत का परीक्षण होगा उसके बाद में सरकार मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं स्थिर मानी जाएगी और कम से कम 6 महीने के लिए तो ये लगेगा कि भाई 6 महीने तक तो अब सरकार के लिए कोई समस्या नहीं। और मेरा ये मानना है कि 6 महीने चलने के बाद में आपको वास्तविक धरातल के ऊपर सरकार कैसी चल रही है, सरकार का कार्य कैसा हो रहा है, सरकार का एजेंडा किस तरफ जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें अगले 6 महीने के अंदर दिखाई देंगी। लेकिन फिलहाल के लिए एक समझ लीजिए पूर्ण जो फ्लोर टेस्ट है
फ्लोर टेस्ट के बाद में सारी की सारी चीजों के ऊपर विराम लग जाएंगे और उसके बाद में मेरे हिसाब से सकारात्मक विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका निभा करके, क्योंकि आज की तारीख में पार्लियामेंट के अंदर मेरे हिसाब से पिछले 10 वर्षों के बाद में पहली बार विपक्ष इतना स्ट्रांग और इतना मजबूत है, तो सरकार को कहीं ना कहीं टाइट रख सकता है, सरकार को इन चीजों के लिए सचेत रख सकता है कि जनता के लिए कितने काम हो रहे हैं या कितने कामों के अंदर जनता के लिए उदासीनता सरकार की तरफ दिखाई दे रही है, या कौन सी चीजें हैं जो देश के लिए भविष्य के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं विपक्ष एक मजबूत कड़ी के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। निरंजन जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से देखा जाए ये सवाल और जवाब भी माकूल है कि अगर एनडीए जीता है तो विपक्ष भी यहाँ पर जीता है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं दिलचस्प नजर आएगा कि किस तरह से विपक्ष मुद्दों को उठाता है और कैसे एनडीए उनसे डील करता हुआ नजर आएगा। देखिए साहिबा जी, जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन जो इंडिया अलायंस यानी कि विपक्ष जो था वो कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। और जनता ने कहीं, आप ये मान के चलिए, जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से जनता सिंगल पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर के सरकार बनवा रही थी, कहीं ना कहीं जनता ने वहां पे फ्रैक्चर मैंडेट दिया है। लेकिन आप इस चीज को भी समझ के चलिए कि मेरा ये मानना है कि अगर 10 साल की लगातार सरकार चलने के बाद में अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम चर्चाओं में हम करते हैं कि सरकार विरोधी या यूं कहें सरकार से जो लोगों की नाराजगी होती है, उस नाराजगी का एक छोटा सा रूप आपको नजर आया है। लेकिन आज की तारीख में भी मेरे हिसाब से विपक्ष को सबसे ज्यादा इस चीज पे गहन विचार करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को इस चीज से गहनता से विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि सारी पार्टियां इकट्ठी होने के अंदर, यानी कि साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाने के बावजूद और सारी पार्टियां इकट्ठी होने के बाद में, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना गया जिसके अंदर जिसको कहते हैं परस्पर विरोधी पार्टियों का भी उसके अंदर उनको सबको शामिल कर लिया गया, और सारा का सारा मेरे हिसाब से विपक्ष जो कर सकता था वो सारे के सारे इन चुनावों के अंदर उन्होंने जतन कर चुके हैं वो। और उसके बावजूद अगर जनता ने मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर एनडीए को 295-292 सीटों का अगर मैंडेट दिया है और विपक्ष को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया, तो विपक्ष को यह चीज सोचना चाहिए कि हमारे में कमी कहां रह रही है। और मेरा यह मानना है कि विपक्ष की दो प्रकार की राजनीति होती है। एक राजनीति होती है जिसके अंदर जनता की बात करना और जनता के मुद्दों को जनता के लिए सरकार से मनवा करके, चाहे सड़क से लेकर के सदन तक, उन चीजों के लिए संघर्ष करना और सरकार को उस चीज के लिए बाध्य करना कि सरकार जनता के हितों को और देश के भविष्य को लेकर के सारे के सारे निर्णय करे, ना कि सरकार आप ये समझ लीजिए वो हो जाए, क्या बोलते हैं, बेलगाम हो जाए या सरकार निरंकुश हो जाए। ऐसी चीज ना हो, यह विपक्ष का काम होता है। लेकिन हमने एक चीज और देखी है कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से भारत की राजनीति जिस दिशा में गई है उसके अंदर विपक्ष के बजाय विरोध की दिशा में चली गई। और मेरा यह मानना है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल विरोध करने के लिए विरोध करने को पसंद नहीं करते। वो अगर आप ये कहें कि आपकी फला चीज में कमी है तो आपको यह भी बताना चाहिए कि इसको सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। यानी कि अगर महंगाई है तो महंगाई को कम कैसे करा जाएगा, और अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के लिए सरकार को बेरोजगारी का उपाय करने के लिए सरकार को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और उन चीजों को करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं बाध्य करना पड़ता है, तब जाकर के विपक्ष की प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, और निश्चित रूप से देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चाहे कोई किसी भी प्रकार की लांछन लगाए, लेकिन आज की तारीख में यह हो रही है कि हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है। हमने 22 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, जनता ने हमारे को 3 सीटें हमारे हाथ में पकड़ाई, और वो भी उस पंजाब से जिस पंजाब के अंदर हम 92 सीटें लेकर के, हमने अभी 2-1.5 साल पहले हमने इतनी बड़ी मैंडेट की सरकार बनाई थी, उस पंजाब के अंदर 13 में से जनता ने हमें केवल 3 सीटें दी। और उसके बाद में जो हम बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उन चीजों के ऊपर विचार करे बिना केवल इस चीज को देखना कि सामने वाले के घर में दूध जो है ना वो उफन करके बाहर गिर रहा है, चाहे मेरे घर की ईंट ही ढह जाए, लेकिन ये जो प्रकार की राजनीति है, ये
कहीं ना कहीं आपका आकलन तमाम तर चीजों को देखकर हाल निरंजन जी, जिस तरह से देखा जाए जेडीयू और टीडीपी को लेकर आपने देखा होगा किस तरह से चर्चाएं की जा रही हैं, क्योंकि वो मजबूत स्थिति में है, ये सभी के सामने वाज़ेह है। लेकिन इन रियासतों की और इन सरकारों की जो अलग अलग तरजीह हैं, अलग अलग मांगे हैं, अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को स्पेशल स्टेटहुड का मुद्दे को अब उठाना चाहिए, जातिगत जनगणना को उठाना चाहिए। तो क्या जो इनके अलग अलग चीजों को लेकर मुद्दे हैं, वहीं अगर टीडीपी की बात की जाए तो जो मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर वो कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की आइडियोलॉजी के बरक्स हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि इन चीजों को लेकर अब बीजेपी अपना रवैया नर्म करती हुई नजर आएगी? वो कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की आइडियोलॉजी के बरक्स है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इन चीजों को लेकर अब बीजेपी अपना रवैया नर्म करती हुई नजर आएगी? देखिए साहिबा जी, निश्चित रूप से जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ, देखिए साहिबा जी, निश्चित रूप से जब गठबंधन के अंदर कोई भी राजनीति होती है, उस गठबंधन की कुछ बाध्यताएं भी होती हैं। और उसके अंदर जिस तरीके से आपने कहा कि स्पेशल स्टेटस का, जो चाहे आंध्रा को हो चाहे बिहार को, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, ये मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अभी आंध्रा के अंदर तो फिर भी आप ये मान के चलिए अगले लगभग 5 साल कोई चुनाव नहीं है, वहां पे बड़ा चुनाव नहीं है, विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव अभी 2024 में संपन्न हो गया। लेकिन बिहार के अंदर जिस हिसाब से अभी विधानसभा का चुनाव आहूत है अगले साल, तो उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज के लिए कुछ ना कुछ समाधान निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि वरना मेरे हिसाब से जो नीतीश कुमार जी हैं या जो बिहार भारतीय जनता पार्टी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा वहां पे सेटबैक होगा। क्योंकि आज की तारीख में, पहले ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बात नहीं सुन रही, हमारी बात नहीं मान रही, लेकिन आज की तारीख में बिहार की जनता को, जेडीयू के लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई आप तो अभी तो सरकार का ट्रिगर आपके हाथ में है, उसके बाद में भी आप स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं लाए। अभी इसके अंदर देखना यह है कि ये कोई स्पेशल पैकेज देकर के उसको संतुष्ट करते हैं या कोई प्रोविजनल सिस्टम उसके अंदर डेवलप करते हैं या किस तरीके से उसको संतुष्ट करते हैं। लेकिन यहां पे जिस तरीके से बात चल रही है कि नायडू और नीतीश भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द, मैं आपको एक निश्चित रूप से आपको साहिबा जी आपको चीज मैं बताऊं कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू एक हार्ड बार्गिनर हैं, लेकिन वो इतने परिपक्व नेता भी हैं। उनको इस चीज का पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार चलेगी तो गठबंधन की, तो वो एनडीए नीति भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार का स्थिरता ज्यादा रह सकती है। उसकी वजह यह है कि 240 भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में 16 टीडीपी, 12 जेडीएस और 5 एलजेपी, इनको मिला करके उसके बाद में कोई पांचवी पार्टी या पांचवा सांसद, कोई भी सदस्य ऐसा नहीं जो इस सरकार को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर मान लीजिए सरकार अस्थिर होती है और अपोजिशन की सरकार यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो पहली बात तो इनके अंदर अभी से मतभेद शुरू हो गए। आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल का बयान हो, चाहे अभी गोपाल राय जी का बयान हो, गोपाल राय जी ने अपने आप को इस गठबंधन से मेरे हिसाब से अलग करने का बयान दे दिया कि भाई हमारा गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक था। और उसके बाद में भी अगर फिर भी सारे इकट्ठे आते भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने के लिए और स्वयं की सरकार बनाने के लिए, तो आपको यह चीज भी समझनी पड़ेगी कि नीतीश, नायडू और चिराग, ये तीनों लेने के बाद में भी इनको 6 या सांसद इनको कम पड़ेंगे, यानी कि 6 या सांसदों को इनकी और जरूरत पड़ेगी। तो आप ये मान के चलिए कि ये ऑलरेडी 28 ऑलरेडी हैं, 3 ये हो गए 31 और 6 लोग इनको उसके बाद में, यानी कहने का मतलब अगर 37 लोग में से एक व्यक्ति भी ब्लैकमेल करने की स्थिति में होगा, क्योंकि 37 मिला करके ये 272 का आंकड़ा पार करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि वो इतने परिपक्व हैं, उनको इस चीज का पता है कि अगर ज्यादा स्थिरता है तो वो इसी पक्ष में है, दूसरे पक्ष में उतनी स्थिरता नहीं है। और रोज प्रधानमंत्री बदला जाएगा और रोज सरकार जो है वो गिरती और बनती हुई दिखेगी। क्योंकि ये एक उदाहरण देश की राजनीति ने सन 1990 से लेकर के 92 तक देखा है, जब इस देश ने 4 प्रधानमंत्री 2 साल में देखे। तो उसी का दोबारा से मेरे हिसाब से पुनरावृत्ति कोई भी नहीं करना चाहता। तो पहली, दूसरी बात ये, तीसरी बात, जिस तरीके से हम यहां पे चर्चाएं कर रहे हैं कि अपोजिशन सकारात्मक, देखिए निश्चित रूप से
अपोजिशन का धर्म है सरकार को टाइट करना, सरकारों की बुराई करना, किसी भी प्रधानमंत्री की जो कमियां उसमें। लेकिन इसमें मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस तरीके की अभी राजनीति चल रही है, चाहे उसके अंदर चाहे भड़काने की, चाहे अस्थिर करने की, हाँ ये अपोजिशन के अपना अधिकार क्षेत्र में भी आता है और अपोजिशन के मेरे हिसाब से इसके अपोजिशन का ये काम भी बनता है। लेकिन वास्तविकता ये है साहिबा जी, अपोजिशन को साथ में ये भी सोचना चाहिए कि अगर भविष्य के अंदर कोई चुनाव हो तो हम जनता के पास जाकर के किन्हीं चीजों के ऊपर वोट मांगे, वो भी विपक्ष के द्वारा किए हुए काम होने चाहिए, ना कि विपक्ष केवल ये कहे कि हमने इतने साल तक केवल नरेंद्र मोदी का कुर्ता खींचा, केवल भारतीय जनता पार्टी के नीचे की ईंट खिसकाने की कोशिश करी। अगर केवल ये बात लेकर के जाएंगे, मुझे लगता नहीं जनता कनेक्ट करेगी। और बिल्कुल, इसके कहीं ना अंदर कहीं विपक्ष भी इसका आकलन करेगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।